Welcome to the second lecture of this P block, in which we have earlier in lecture 1 we have taken the group 15, that is the nitrogen family. ग्रुप 15 में हमने नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट किया है। तो पिछले लेक्चर में हमने इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात की। कॉन्फ़िगरेशन में हमने जनरल में देखा इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज S2P3, जिसको हम लास्ट में कहा था NH2NP3। उसके बाद हमने साइज के बारे में बात किया था, प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करना चाहते हैं। उसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, that is with regarding to oxidation state, very important one, that is the oxidation state। इस फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट OS डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी आपको डिस्कस करना है किसी भी फैमिली में, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पे नजर होनी चाहिए। अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3, तो इसके आउटर शेल में दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स है, P में 3, S में 2। उसी हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है कि ये कितने बॉन्ड्स बना सकता है, दैट मीन्स इसकी टेंडेंसी किसी के साथ रिएक्ट होने की कितनी है, दैट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट करवा सकता है बॉन्डिंग में। मेन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट करवा सकता है बॉन्डिंग में। तो सबसे पहली बात, इसका एक ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि अगर S में 2 है, P में 3 है, हो गए 5। अगर इसको और 3 देंगे तो 8 बन जाएगा बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन अगर किसी तरीके से इसने गेन किया 3 इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा -3। उसकी वजह से इसका 8 बन जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इट्स ऑक्टेट क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये -3 दिखाते हैं। पहला पॉइंट, पहली ऑक्सीडेशन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जनरल में हमने पहले कहा दे कैन शो -3 का मतलब दैट मीन्स दे कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स बाय विच दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट। लेकिन इसके साथ ये भी नोट करके रखिएगा, इसी के साथ ये जो -3 है, द स्टेबिलिटी of -3 oxidation state decreases down the group because of increase in metallic character। तो अगर आप नीचे देखेंगे, नाइट्रोजन से लेके फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनका जो -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाएगा जब आप नीचे जाएंगे, क्योंकि नीचे क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने कहा नाइट्रोजन नॉन मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक मेटलॉइड मतलब सेमी मेटल, एंटीमनी मेटलॉइड, बिस्मथ मेटालिक। तो डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ना, तो मेटल की टेंडेंसी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, नहीं होती है, देने की होती है। तो इसलिए हम जनरल में क्या कहते हैं, -3 की जब बात होगी, -3 हो गया 3 इलेक्ट्रॉन लेना, डाउन द ग्रुप ये टेंडेंसी इनकी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नीचे जाके मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो हम इसको यहां पर शॉर्ट में ऐसे भी दिखा सकते हैं, N-3 या ऐसे N3-, फास्फोरस 3-, उसके बाद हो गया आर्सेनिक 3-, एंटीमनी 3-। बिस्मथ का तो मैं दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि बिस्मथ में ऐसा आपको हार्डली कोई कंपाउंड मिलेगा जिसमें -3 होगा। दिस इज द स्टेबिलिटी। बिस्मथ shows hardly -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसमें तो पूरा मेटालिक कैरेक्टर है, तो इसमें -3 की तो बात ही नहीं है।
तो ये हो गया एक ऑक्सीडेशन स्टेट आपने डिस्कस किया -3। अब दूसरा और क्या क्या दिखा सकते हैं, ये प्लस की बात करेंगे। अब 3 माइनस तो हो गया। हाँ, ये चीज मैं इसके साथ ही आपको जोड़ दूं यहीं पर। आप याद रखिएगा -3 अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड ऐसे है लिथियम N, लिथियम यहां पर जो है ना इज अ मेटल, नाइट्रोजन जो है इट इज अ नॉन मेटल, वी नो इट। ये जो लिथियम मेटल है यहां पर इसका पूरा -3 होगा और यहां पर ये बॉन्ड जो होगा ना इट्स एन आयनिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा आयनिक होगा। अगर हम यहां पर देखें NH3, ये जो नाइट्रोजन है इट इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, इसमें भी -3 है नाइट्रोजन का, लेकिन ये जो -3 है यहां पर ये कोवलेंट है, शेयरिंग वाला। इस चीज का ख्याल रखिएगा। -3 हमेशा ये मतलब नहीं होगा कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अगर ये कोवलेंट है तो ये शेयरिंग का मसला होगा, लेकिन नाइट्रोजन के पास ही 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादातर नाइट्रोजन की तरफ रहेंगे लेकिन कोवलेंट में। लेकिन अगर ये आयनिक है तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन ले जाएगा, जो आप आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को जानते हो। लेकिन इसमें आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि इसका बॉन्ड किसके साथ है, मेटल के साथ है कि नॉन मेटल के साथ। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ये 2 तरीके के दिखाता है। अगर इसने अपने P के 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए बॉन्ड बनाने में तो ये दिखाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय पार्टिसिपेटिंग P इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक P इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन करवा रहा है बॉन्डिंग में, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। +5 कब होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये Pb और Sb पार्टिसिपेटिंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स, या P के 3 करेगा, और अगर +5 दिखाना है तो P के 3 और S के 2 दोनों पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, तो हम कहते हैं कि ये इन प्लस दे कैन शो +3 एज वेल एज +5। चलिए अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो +3 कैसे, P के 3, +5 कैसे, P के 3 और S के 2। अगर इसकी पार्ट ये करे, स्टेबिलिटी की बात करें डाउन द ग्रुप, इस पॉइंट को पूरा नोट करके रखिएगा, डाउन द ग्रुप the stability of +3 oxidation state increases। देखिए ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड था कि अगर इनको 3 देने हैं, +3 दिखाना है, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो ऑब्वियसली जब डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो 3 देना आसान हो जाएगा। डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि नीचे हम कह रहे हैं कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो +3 देना आसान हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है, ये पॉइंट ठीक से नोट करके देख लीजिएगा। यहां पर अगर हम +5 की बात करते हैं, stability of +3 increases, +5 decreases। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी स्टेबिलिटी, लेकिन +3 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए अगर 5 इलेक्ट्रॉन इनको देने हैं, इसका मतलब कि नीचे नीचे जब जाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, दैट मीन +5 नीचे दिखाना आसान नहीं है। जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि +5 नीचे आसान होगा। क्यों, क्योंकि नीचे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम हो रही है, हम कह रहे +3 तो ठीक से समझ आ गया, हमने कहा कि +3 हो गया 3 इलेक्ट्रॉन देना, 3 इलेक्ट्रॉन देना, फिर वो आपको पता है कि आयनिक में कैसे, कोवलेंट में कैसे। 3 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब दैट मीन जब हम कहेंगे नीचे जाके मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो देना भी आसान होगा। लेकिन 5 तो नीचे जाके आसान होना चाहिए था, लेकिन यहां हम क्या कह रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, दैट मीन जी नीचे आप जाएंगे +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अब ये डिस्कशन का पॉइंट है, ऐसा क्यों। यहां पर मैं नोट करके रखता हूं, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, N3 नेगेटिव
उसके बाद हो गया, सॉरी पॉजिटिव की बात करेंगे आप पहले, +3 स्टेबिलिटी, 3+, ऐसे आर्सेनिक 3+, ऐसे बिस्मथ, सॉरी एंटीमनी है Sb 3+, उसके बाद बिस्मथ 3+, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर हम 5 की बात करें, N5+, ठीक है, N5+, या नाइट्रोजन को छोड़ ही दे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, N5+, 5+, नाइट्रोजन को हम छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, या ऑक्सीजन के साथ तो दिखा सकता है, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स के साथ ये +5 भी जा सकता है, N5+, P5+, आर्सेनिक +5, Sb +5, बिस्मथ +5। यहां पर ऑर्डर ये होना चाहिए था, दैट मीन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होना चाहिए था कि डाउन द ग्रुप +5 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। ये ऑर्डर हम ऐसे नहीं देखते हैं, हम ऑर्डर कुछ ऐसे देखते हैं, ठीक है। दैट मीन डाउन द ग्रुप हम कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी जो है +5 की डिक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप ये देना नहीं चाहता है +5, ठीक। +5 के कंपाउंड्स ये भी सारे बनाएंगे, लेकिन नीचे जाके हम देखते हैं कि +5 की स्टेबिलिटी उतनी रहती नहीं है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ज्यादा अच्छा रहता कि अगर हम ऐसे दिखाते, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस को इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम यहां से दिखाएंगे। आर्सेनिक Sb बिस्मथ, यहां पर देखने वाली बात है। आर्सेनिक Sb और बिस्मथ में +5 दिखाना, दैट मीन उतनी स्टेबिलिटी रहती नहीं है। अगर आप फास्फोरस भी दिखाएंगे तो भी कोई परेशानी नहीं, ऐसे भी दिखा सकते हैं कि फास्फोरस की भी स्टेबिलिटी दैट मीन अच्छी है एज कंपेयर टू दीज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कंक्लूड कर रहा हूं मैं यहां पर, +3 और +5 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक तो दिखाता है +3 और दिखाता है +5। +3 का क्या है, डाउन द ग्रुप सीधे इंक्रीज हो गया। +5 का क्या है, +5 डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी। अब इसके पीछे रीजन क्या है, नाउ वी वांट टू नो द रीजन, ऐसा क्यों हो जाता है। देखिए, इसके लिए एक टर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट टर्म मानी जाती है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, द रिलक्टेंस टू द participation of s electrons to take part in bonding in heavier members of the group, in heavier members of the group, because ऐसे भी आप ब्रैकेट्स में रख सकते हो, because the s electrons are buried beneath the f, d and f orbitals। इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिलक्टेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन जो आपके s इलेक्ट्रॉन्स हैं हेवियर मेंबर्स में, दैट मीन देखिए आप कहते हो ये जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक जितना आप नीचे जाते हो ना, ये कहलाते हैं हेवियर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ये जो हेवियर मेंबर्स हैं, इनका जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि S में 2 है और P में 3 है, लेकिन ये जो S वाले इनमें नीचे वालों में है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में। क्यों नहीं करते हैं बॉन्डिंग में? क्योंकि वो उसका S जो होता है ना, इट इज बरीड बिलो द P, D एंड F ऑर्बिटल्स। देखिए मैं इसकी बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात करेंगे, बिस्मथ की बात करेंगे या आर्सेनिक की बात करेंगे। सबसे पहले बिस्मथ की,
बिस्मथ जो हमारे पास है, बिस्मथ में देखिए कॉन्फ़िगरेशन जब फिल होता है ना, आपने कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा, ज़ीनॉन भरा ना इतना इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद आपको पहले एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने, ठीक, एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने, फिर जाके आप किस पे आओगे, आप एफ पे आओगे या डी पे आओगे, पहले आप डी को फिल करोगे, फिर डी का आ जाएगा 5d 10, फिर एफ आएगा 4f 14, फिर आएगा p 6p3, ऐसे फिलिंग होती है। दैट मीन ये जो s इलेक्ट्रॉन है ना, ये पहले ही आ जाता है, एनर्जी के हिसाब से इसका फिलिंग जो है वो पहले है। और अगर हम देखें इट इज बीनीथ, है ना, नीचे, इसके नीचे है, f और d के नीचे है, उसकी वजह से क्या है, इसका आउटर जैसे कि इसका आउटर ये रहा, इसका आउटर जैसे खाली आपके पास क्या रहा, जैसे कि p इसका खाली आउटर है और कोई आउटर नहीं है, जैसे ये p इसका आउटर बन गया, 3 इलेक्ट्रॉन ये आराम से पार्टिसिपेट करवाता है बॉन्डिंग में। उसके बाद अगर इसको s बोलते हैं ना देने के लिए, ये s पार्टिसिपेट नहीं करवाता बॉन्डिंग में, क्यों, क्योंकि यहां पर f और ये छुप जाता है किसके नीचे, d और f के नीचे। अब जिसमें d और f होगा तो ये प्रॉब्लम वही होगी, है ना। ये कहां पर है, ये नीचे जाके d यहां से स्टार्ट होता है, यहां से f भी आ जाता है और d भी आ जाता है, तो नीचे जाके इसलिए हम देखते हैं कि नीचे आपका जो +5 है वो उतना स्टेबल नहीं रहता। क्यों स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि इसके पास बॉन्ड जो s वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो अवेलेबल नहीं रहते बॉन्डिंग के लिए। इसको क्या हम कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। द रिलक्टेंस टू द पार्टिसिपेशन ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इन हेवियर, ऊपर नहीं, हेवियर मेंबर, हेवियर हो गए ये नीचे वाले ऑफ द ग्रुप। वो मतलब क्या है, बिकॉज द s इलेक्ट्रॉन्स आर बरीड, नीचे छुप जाते हैं, किसके नीचे, d और f ऑर्बिटल के नीचे छुप जाते हैं। तो ये हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी की वजह से हम देखते हैं कि नीचे जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उतना स्टेबल है नहीं, ऑल्दो होना चाहिए था वहीं पर, लेकिन है नहीं। किस वजह से नहीं है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कीजिएगा, अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं ऐसे पूछूं, या सबसे पहले एक पॉइंट नोट करके रखिएगा, बिस्मथ एक ही दिखाता है +5, ऑल्दो बहुत मुश्किल से एक ही कंपाउंड, बिस्मथ ओनली शोज +5 oxidation state in BiF5, क्योंकि फ्लोरीन हम जानते हैं बहुत खतरनाक चीज है, ये मानता नहीं है, तो ये इसके नहीं मानेगा कि ये छुपा देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ये वो भी निकाल लेगा, दैट इज, लेकिन ये टेंडेंसी फ्लोरीन के पास है और किसी के पास नहीं है। ये पॉइंट नोट करके रखिएगा, इसमें सिर्फ ये +5 दिखाता है। अगर आपको ऐसे मिले विच, इसके क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड does not show +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऐसे करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें हमारे पास चॉइसेस होंगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास है PCl5, B आर्सेनिक Cl5, C बिस्मथ या एंटीमनी Cl5, D बिस्मथ Cl5। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, बिस्मथ Cl5। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें बिस्मथ की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, नीचे जाके +5 स्टेबल नहीं रहती, ठीक, नीचे जाके +5 स्टेबल नहीं रहती। हाँ, एक कंपाउंड बिस्मथ का देखा गया है जहां पर +5 है, दैट इज फ्लोरीन, बाकी कोई इसमें +5 में नहीं है। तो ये हो गया इसका +5B, +3B, -3, ये 3 जनरल मेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स मानी जाती हैं इस ग्रुप के लिए। अदर, दे कैन शो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, नाइट्रोजन कैन शो other oxidation states, जनरल में 3 हमने डिस्कस की, अब इंडिविजुअली देखते हैं। नाइट्रोजन कैन ऑल्सो शो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि नाइट्रोजन N2O है, NO2, ठीक। ऐसे हमारे पास कुछ कंपाउंड है, NH3, NH2, दिस इज हाइड्रोजीन, NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमाइन,
ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें और भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी गई है, जैसे कि नाइट्रोजन में यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -1 है। तो नाइट्रोजन और भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन जनरल में वही 3 -3 +3 +5 ये और भी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन दिखा सकता है। यहां पर जो आपको पॉइंट नोट करना है वो ये बात है कि याद रखिएगा, इन +1 नाइट्रोजन की बात हो रही है, नाइट्रोजन इन +1 to +4, in +1 to +4 can show disproportionation reaction. Disproportionation reactions क्या मतलब हो गया इसका? अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कंपाउंड ले लो HNO2, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसको बोलते हैं हम नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड ये देखा गया है इट्स नॉट स्टेबल, ये खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये कन्वर्ट हो जाता है HNO3 प्लस H2O प्लस NO। इसमें ये कन्वर्ट हो गया +3 से कन्वर्ट हो गया किसमें? +3 से कन्वर्ट हो गया +5 में, और यहां पर ये यहां पर +2। जब कोई चीज +3 में है, +5 में अगर ये कन्वर्ट हो गया दैट मीन इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। अगर ये +2 में गया +3 से दैट मीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन। तो इस यहां पर नाइट्रोजन ने इस कंपाउंड में गेन भी किया, लूज भी किया इसी कंपाउंड में। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन +1 से +4 में होगा तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है। ऐसे ही ये तो होगी नाइट्रोजन की बात। अब फास्फोरस जो इसका दूसरा है, फास्फोरस में आप याद रखिएगा, फास्फोरस के लिए फास्फोरस कैन ऑल्सो शो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। Phosphorus can also show intermediate oxidation states. Oxidation states intermediate in oxyacids. Oxyacids जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, हमारे पास है H3PO2। H3PO2 इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक। ऐसे ही है H4P2O6, इनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। इनके बारे में हमें लास्ट में डिस्कस करना है, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, वहां पर हम इनको फुल लेंगे। अगर यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाले, इसका 4+4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो फास्फोरस भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, मेन के बगैर, -3 +3 +5 के बगैर और भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। यहां पर आप नोट करके लेकिन रखिएगा, इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स फास्फोरस के लिए, इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स OS, कौन सा इंटरमीडिएट? +3 to +5, इन बिटवीन, ऐसे लिखेंगे यहां पर, इन बिटवीन +3 to या -3 to +5 हो गए ना, दो एंड, -3 +5, इसके बीच में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाता है, शोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है इसमें, ठीक। बाकी जो बचे इसमें अगर हम इनकी बात करें, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ does not show disproportionation in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये डिस्प्रोपोर्शन नहीं दिखाता, क्योंकि इसका +3, इनका +3 तो स्टेबल है,
एज कंपेयर टू +5, ठीक है ना। अगर +3 से जाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा, +5 अगर इट इज प्रोपोर्शनल, लेकिन +5 इनमें उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इनवर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नीचे +5 स्टेबल नहीं होता, उसकी वजह से अगर इनमें से कोई +3 में होगा ना तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस में अगर कोई +3 में भी होगा तो तब भी वो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, ठीक है ना। लेकिन इनमें डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होती, क्यों? क्योंकि इनकी +3 स्टेबल होती है नीचे, इनमें +5 जाना मुश्किल है, क्योंकि अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा ना, +3 से ऊपर भी जाना पड़ेगा। +3 से ऊपर क्या चांस है इसके लिए, +5, लेकिन इनमें +5 स्टेबल नहीं है। तो जनरल में ही हम याद रखेंगे आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, जब ये +3 में होंगे ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे पूछा जाए, which of the following shows difficulty in disproportionation for example, A, nitrogen 3 positive, B, phosphorus 3 positive, C, एंटीमनी 3 पॉजिटिव, डी बिस्मथ 3 पॉजिटिव, ठीक है ना। ऑल्दो इसने एंटीमनी भी यहां पर लाया, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल अगर होगा ना वो किसके में होगा, बिस्मथ में, क्योंकि बिस्मथ में +5 जाना बहुत ही मुश्किल है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में गेन भी होता है, लूज भी होता है। तो बिस्मथ जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसमें +5 दिखाना बहुत मुश्किल है, तो ये ज्यादा डिफिकल्टी दिखाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन में। तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कीजिए कि ऐसे पूछा जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कंक्लूड करते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने ये देखा कि इनकी जनरल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। -3 डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। +3 एंड +5 डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +3 इंक्रीजेस, क्योंकि नीचे जाके मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो देना आसान होता है। बट इन केस ऑफ +5 द स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे उल्टा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। किन में? इन हेवियर मेंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बाकी जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बाकी दिखाते हैं, वो हमने दिखा दिया कि कहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी, कहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगी। तो इस चीज को याद रखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड to knock out the outermost shell. ठीक है, इसका आप याद रखिएगा जब हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल हम जब चलेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर जाके फ्लोरीन भी। इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम डिस्कस करते हैं, जनरल में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये ऐसे वेरिएशन है, बोरान ज्यादा, कार्बन की ज्यादा है, अक्रॉस द पीरियड जब चलते हैं ना तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन थोड़ा सा यहां पर हम नाइट्रोजन फैमिली में देखते हैं, नाइट्रोजन का तो कार्बन से ज्यादा है, वो तो था ही, लेकिन इसका ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। ये चीज यहां पर डिस्कस करने के लायक है, ये पॉइंट नोट करके रखिएगा। व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी increases general because of increase in effective nuclear charge. ठीक, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? Z इफेक्टिव माइनस इज इक्वल टू Z माइनस S,
ठीक है ना। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, इसका जो फॉर एग्जांपल बोरान का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज हीलियम 1s2 2p1। इसका है हीलियम 2s2 2p2, हीलियम 2s2 2p3। इसका हो गया हीलियम 2s2 2p4। इसका हो गया हीलियम 2s2 2p5। ठीक है बेटा, देखो जब हम यहां से यहां तक चले ना, इसका एटॉमिक नंबर था 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, 9, दैट मीन एटॉमिक नंबर बढ़ गया, एटॉमिक नंबर हो गया Z बढ़ गया। ठीक है, स्क्रीनिंग पे जरा देखिए, इसमें आउटर इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, P में, इसमें कहां जा रहा है, P में अंदर, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कौन है, एक तो हीलियम ये कॉन्फ़िगरेशन है और 2s है, इसके अंदर ये है। अब देखिए सब में जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सेम है, दैट मीन स्क्रीनिंग जैसी स्क्रीनिंग बोरॉन में होगी वैसी ही स्क्रीनिंग कार्बन में है, क्योंकि स्क्रीनिंग किस वजह से होती है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो स्क्रीनिंग में कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। दैट मीन जब आप Z-S को देखेंगे, जब आप यहां से यहां चले तो S उतना बड़ा नहीं, S में कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो बराबर सब में सेम है। जैसे कि इसके अंदर हीलियम 2s, हीलियम और 2s2 है ना, तो अंदर की कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हुई नहीं, तो स्क्रीनिंग में कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा। तो सारा इफेक्ट कहां पर पड़ा, एटॉमिक नंबर में पड़ा, 5, 6, 7, 8, 9। तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया, जब एटॉमिक नंबर बढ़ गया तभी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो इफेक्टिव भी बढ़ेगा। तो हम कहते हैं व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड, ऐसे चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है नेट अट्रैक्शन by which nucleus can hold its outermost electron। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये जो इसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इसको कितना अच्छे से खींच पाएगा, जितना अच्छे से खींच पाएगा उतना इसको निकालना मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं when we move across the period, effective nuclear charge increases, due to which ionization energy also increases। इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा। अब यहाँ पर अपने इस फैमिली में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज्यादा मुझे इस वक्त नाइट्रोजन फैमिली के साथ कंसर्न है। तो मैं यहां पर ये पॉइंट निकालूं, ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली, ये नाइट्रोजन शोज हायर आयोनाइजेशन देन ग्रुप 14। होना चाहिए ना, क्योंकि जब हम अक्रॉस द पीरियड चलेंगे तो 15 का ज्यादा होना चाहिए। 15 हो गया नाइट्रोजन फैमिली, 14 हो गया कार्बन फैमिली, ये तो होना चाहिए इफेक्टिव। लेकिन यहां पर एक चीज और भी है, ऑक्सीजन फैमिली से भी इसका ज्यादा है। ग्रुप 15 शोज higher ionization energy than group 16। बेटा यहां क्या हुआ, फिर प्रॉब्लम क्यों हुई, because of stable half filled configuration। यहां तो नहीं होना चाहिए था, यहां तो 16 का ही ज्यादा होना चाहिए था एज कंपेयर टू 15, लेकिन 15 का ही ज्यादा है। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे, इसमें था हीलियम 2s2 2p3, इसमें हीलियम 2s2 2p4। अगर ये इसका P में 3 मतलब हो गया हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे दिखाते हैं ना P को, P में 3 मतलब हो गया हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप इसकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को खराब कर रहे हो। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन P में से निकालोगे ना, तो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला ना तो ये दैट मीन इसका हाफ फिल्ड बन जाएगा, तो ये स्टेबल बन जाएगा। तो इसलिए नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन, एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जब हम कार्बन से इसको कंपेयर करेंगे तो रीजन क्या बोलेंगे, खाली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जब हम ऑक्सीजन से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑल्दो ऑक्सीजन का ही निकालना मुश्किल होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर दूसरी प्रॉब्लम आ रही है किसकी, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। नाइट्रोजन में जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज हाफ फिल्ड स्टेबल, ऑक्सीजन में हाफ फिल्ड स्टेबल नहीं है, तो इसलिए ये इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन फैमिली। तो जनरल में ये आपने डिस्कस किया कि ग्रुप 15 से भी ग्रुप 14 से भी और ग्रुप 16 से भी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। हाँ, दूसरा पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा आयोनाइजेशन में, पहला तो हो गया किससे ज्यादा है, डाउन द ग्रुप जितना आप नीचे जाएंगे
आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। नीचे जाके इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, आयोनाइज कम एनर्जी लगेगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। ये हो गया दूसरा पॉइंट। ये तो हम जानते ही हैं कि नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्यों? नीचे मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट इसका। थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी 1, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी 2, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी 3। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगती है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में उससे भी ज्यादा एनर्जी लगती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे पास फास्फोरस था, इसको आपने कन्वर्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। इसमें थे 15 प्रोटॉन, इस फास्फोरस में थे 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन। अब जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्रोटॉन्स कितने हैं? 15 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसमें 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, इसमें 15 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब इससे और एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो कहानी क्या बनेगी? 15 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, वो तो ज्यादा खींचेगा ना। अगर आप एक और निकालना चाहते हो तो ये बनेगा 15 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, तो 15, दैट मीन ये सीधी सी बात है, यहाँ 15 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा परेशानी नहीं हुई। पहला आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा जब आपने निकाला तो आपने क्या निकाला? 15 प्रोटॉन थे 14 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, तो इससे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए डेल्टा H2 ज्यादा है। अगर आप इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो उससे भी कैटाइन को और ज्यादा कैटाइन बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ये आपके बुक में टेबल में दिया हुआ है इनके वैल्यू, तो आप वहां से भी कोरिलेट कर सकते हो, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन सेकंड इज मोर देन फर्स्ट। दिस इज ऑल अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए अब फोर्थ पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं। बॉइलिंग पॉइंट increases down the group. Boiling point increases down the group because of increase in size. Van der Waals forces. जितना आप नीचे जाएंगे नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा? क्योंकि इनका साइज बढ़ता है। जब आप नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने का मतलब इनके बीच में जो फोर्सेस होंगे ना, साइज की वजह से जो फोर्सेस होगा वो वैन डर वाल्स फोर्स आ जाता है। तो वैन डर वाल्स फोर्स किस में ज्यादा होगा? जिसका साइज ज्यादा होगा। बिस्मथ में साइज ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दैट मीन इसको लिक्विड से बॉइल करना, इसमें ज्यादा टेम्परेचर आपको लगेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने से क्या होता है? एक्चुअली साइज जब बढ़ता है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस आर द सरफेस एक्टिंग फोर्सेस। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में एक प्रॉब्लम है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, देन डिक्रीजेस because of inert pair effect. देखो क्या हुआ मेल्टिंग पॉइंट में। जब आप मेल्टिंग में, दैट मीन मेल्टिंग में ये सॉलिड होगा, सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट अगर देखना है तो वो तो सॉलिड को लिक्विड बनाना है ना। यहां पर दो चीजें देखनी है, साइज भी देखना था, लेकिन साइज के साथ इसमें एक और प्रॉब्लम आती है। साइज के हिसाब से नाइट्रोजन का सबसे कम होना चाहिए और बिस्मथ का सबसे ज्यादा होना चाहिए, जैसे हमने बॉइलिंग में देखा। लेकिन यहां पर साइज के अलावा और एक प्रॉब्लम है। जो ये तीन है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन ये 3 बॉन्ड्स बनाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या बॉन्ड बनाएंगे? ये 5 बॉन्ड्स बना सकते हैं।
5 बॉन्ड्स बना सकते हैं क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट करेंगे। तो बॉन्डिंग की टेंडेंसी कहां पर ज्यादा है? बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स इसकी जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, इनकी बॉन्डिंग जो होगी वीक होगी। अब ज्यादा वाले को मेल्ट करना आसान होगा कि कम वाले को, तो इनको मेल्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है और इनको थोड़ा मेल्ट करना आसान है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। लेकिन बॉइलिंग में ये परेशानी नहीं थी बॉन्डिंग की। बॉइलिंग में आपको खाली साइज देखना था कि साइज का क्या हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।